ओमकार अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर अपने कमरे की ओर चल देता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि समायरा उसके सामने अपने हाथ बांधकर खड़ी थी और बड़ी शिद्दत से उसे ही घूर रही थी और उसके ऐसे घूरने का कारण वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। इसीलिए वो बिना कुछ कहे बेड पर जाकर सो जाता है और समायरा उसे घूरते हुए देखती रहती है और फिर उसके बगल में जाकर लेट जाती है। पर सोने से पहले वो थोड़ी तेज आवाज में कहती है, तुम्हें तो मैं सुबह देखूंगी। ये कहकर वो सो जाती है और वहीं ओमकार अपना सिर उठाता है और कहता है, अभी देख लो, सुबह तक का इंतजार क्यों करना। समायरा उसकी बात सुन झट से उठती है और उसे आंखें फाड़े देखती है और अपने मुंह में उसे बेशर्म कहते हुए दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है और वहीं ओमकार हंस देता है। अगली सुबह सुबह के लगभग 6 बज रहे थे और रॉय मैंशन के सभी लोग आज जल्दी उठ चुके थे क्योंकि अलका जी ने सबको पहले ही बता दिया था कि आज उन्होंने मंदिर में पूजा रखवाई है जिसमें सबका होना बहुत ज़रूरी है। ओमकार अपने कमरे में आदमकद शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। आज उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था जो उस पर खूब जच रहा था। हमेशा ही ओमकार बिजनेस सूट में रहता था पर आज कुछ अलग पहनने के कारण वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ओमकार अपने बाल अच्छे से सेट करते हुए कोई गाना गुनगुना रहा था। तभी बाथरूम से निकलकर समायरा वहां आती है और उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहने लगती है, ओमकार थोड़ा साइड हटो ना, मुझे भी तैयार होना है। उसकी बात सुन ओमकार उससे कहता है, बस 5 मिनट। समायरा उसके पीछे अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और समय देखने लगती है पर ओमकार कुछ ज़्यादा ही समय लगा रहा था। इसीलिए वो ओमकार को एक और धक्का देती है और खुद शीशे के सामने जाकर खड़ी होकर हेयर ड्रायर उठा लेती है और उससे अपने बालों को सुखाने लग जाती है। वहीं ओमकार एक और खड़ा उसे ही देख रहा था। डार्क ग्रीन कलर की साड़ी में समायरा बेहद खूबसूरत लग रही थी और जब उसने हेयर ड्रायर से अपने बालों को उड़ाया तो उसके साथ साथ ओमकार की धड़कनें भी बढ़ गई और कब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई उसे पता ही नहीं चला और वो बस मंत्रमुग्ध सा होकर समायरा की ही तरफ देखने लग गया था। खुद पर किसी की नज़रें महसूस होते ही समायरा शीशे में से ओमकार को देखती है जो होठों पर मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। तो समायरा हेयर ड्रायर का मुंह ओमकार की तरफ कर देती है और जब हेयर ड्रायर की गर्म हवा ओमकार के चेहरे पर पड़ती है तो वो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है और चिढ़ते हुए समायरा से कहता है, समायरा ये क्या है। समायरा हंस देती है और कहती है, और देखो मेरी तरफ। ओमकार उसे घूर कर देखता है और उसके हाथ से हेयर ड्रायर छीन लेता है और उसका मुंह समायरा की तरफ कर देता है और समायरा झट से अपना चेहरा घुमा लेती है पर ओमकार उस तरफ हेयर ड्रायर का मुंह कर देता है जिस तरफ समायरा अपना चेहरा घुमाती। वहीं समायरा चिढ़ते हुए कहती है, ओमकार बस भी करो अब। ओमकार अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था कि हेयर ड्रायर चलते चलते रुक जाता है और ओमकार उसे देखने लग जाता है और वहीं समायरा चैन की सांस लेती है और कहती है, शुक्र है ये खराब हो गया। ओमकार हेयर ड्रायर को वहीं फेंकता है और वहां से बाहर चला जाता है और वहीं उसे बाहर जाता देख दरवाजे के पास खड़ी रूही एक और छुप जाती है और उसके जाते ही कमरे के अंदर खड़ी समायरा को देखती है जो इस समय मुस्कुरा रही थी और अपने बालों को ठीक कर रही थी। रूही उसे देखते हुए कहती है, तुम इतनी खुश नहीं रह सकती समायरा, वो भी मेरे ओमकार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते हुए रूही समायरा को खा जाने वाली नज़रों से घूरती है और वहाँ से सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं ओमकार जब नीचे जा रहा था तो उसे रास्ते में मोना मिलती है जो अपने घर वाले कपड़ों में ही थी और उसे देखते हुए ओमकार उससे कहता है, तुम तैयार नहीं हुई क्या। मोना उससे पूछती है, किस चीज़ के लिए। अरे माँ ने पूजा रखवाई है मंदिर में तो वहाँ जाना है ना सबको। ओमकार के इतना कहते ही मोना उससे कहती है, पर मैं कैसे। ओमकार उससे कहता है, कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। मोना हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है।
वहीं बाकी सब भी तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंच जाते हैं और समायरा भी कुछ देर में नीचे आ जाती है और सभी बाहर चले जाते हैं जहां पर कार उनका वेट कर रही थी। सभी कार में बैठने लग जाते हैं कि अलका जी को कुछ याद आता है और वो समायरा से कहती है, समायरा क्या आपने वो धागा ले लिया जो हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था? समायरा नामी गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, मुझे पता नहीं था, आप रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। अलका जी हाँ में सिर हिलाती हैं और समायरा जल्दी से घर के अंदर जाती है और वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और वहाँ की एक ड्रॉअर से वो धागा निकालती है और नीचे की तरफ जाने लगती है। कुछ पलों बाद समायरा भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगती है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वहां से किसी लट्टू के भांति लुढ़कते हुए नीचे जाने लगती है। समायरा के माथे, सिर, बाजू सभी जगह पर चोटें लग चुकी थी और सीढ़ियों के ऊपर की तरफ खड़ी रूही मुस्कुरा रही थी और समायरा को बेजान से नीचे हॉल में पड़ी को देख रही थी। जब समायरा काफी समय तक बाहर नहीं आती तो ओमकार सबसे कहता है, आप लोग यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये कहकर ओमकार घर के अंदर जाता है और देखता है कि समायरा हॉल में बेहोश सी जमीन पर पड़ी थी और उसके सिर में से काफी खून निकल रहा था। समायरा को ऐसी हालत में देख ओमकार जोर से उसका नाम पुकारते हुए चीखता है। वहीं ओमकार की आवाज़ सुन घर के बाकी के लोग चौंक उठते हैं और जल्दी से घर के अंदर की तरफ भाग जाते हैं। वहीं ओमकार झट से समायरा के पास पहुंचता है और उसका सिर अपनी गोद में रख लेता है और उसके गाल थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर समायरा बेसुध सी वहां पर पड़ी हुई थी। सभी लोग वहां आते हैं और समायरा को ऐसे हालात में देख हैरान रह जाते हैं। अलका जी जल्दी से उसके पास आती हैं और उसे आवाजें देने लगती हैं। वहीं नायरा उसे ऐसे हाल में देख रोने लग गई थी और यश जल्दी से ओमकार के पास आता है और कहता है, भाई हमें भाभी को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ओमकार झटके के साथ समायरा को अपनी गोद में उठाता है और बाहर की ओर लेकर भागता है। वहां से ओमकार, अध्यप, यश और अलका जी, नायरा, सुरेखा सभी समायरा को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देते हैं। वही रूही अपने कमरे में चली जाती है और मुस्कुराते हुए अपने बेड पर लेट जाती है और पागलों के जैसे हंसने लग जाती है और खुद से कहती है, काश काश ये समायरा हॉस्पिटल से जिंदा ना लौटे और फिर ओम सिर्फ मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। वहीं समायरा को लेकर ओमकार जल्दी से कार में बैठता है और अध्यप खुद कार चलाते हैं और यश उनके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और ओमकार समायरा को लेकर पीछे की सीट पर। वो बार बार समायरा को होश में लाने की कोशिश करता है पर उसकी सारी कोशिशों बेकार थी क्योंकि समायरा अभी भी बेहोश थी। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ओमकार समायरा को अपनी गोद में उठाए ही हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है। उसका सारा सफ़ेद कुर्ता खून से लथपथ हो चुका था और ऐसा लग रहा था वो खून मानो उसका ही हो। उन सभी को देखते ही डॉक्टर जल्दी से दौड़कर वहां आते हैं और सुमायरा को जल्द से जल्द ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। वहीं ओमकार बाहर ही बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें नम थी। उसे लग रहा था जैसे समायरा उससे दूर जा रही थी। अलका जी रोते हुए कहती हैं, क्या से क्या हो गया? कहाँ हम सभी मंदिर जा रहे थे पूजा के लिए और अब ये सब। काश मैंने समायरा को वापस से अंदर भेजा ही ना होता, काश कि ऐसा हुआ ही ना होता। ये कहते हुए अलका जी फफक कर रो पड़ती हैं और सुरेखा उन्हें संभालने लग जाती है और कहती है, संभालिए खुद को भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वहीं अदेप हॉस्पिटल की बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने गए हुए थे और यश ओमकार के पास ही बैठा था जो इस समय एक गहरे सदमे में था। ओमकार की आंखों के आगे एक एक कर वो सारे दृश्य घूम रहे थे जब उसने समायरा को खून से लथपथ जमीन पर पड़े देखा था और जब वो उसे लेकर हॉस्पिटल आया था और जब डॉक्टर उसे अंदर लेकर गए थे। ओमकार सूनी आंखों से ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखे जा रहा था और अभी वो बार बार बस यही चाह रहा था कि डॉक्टर उसके पास आकर कहें कि उसकी सुमायरा बिल्कुल ठीक है। सुमायरा को अंदर गए हुए 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका था और अब तक ना तो डॉक्टर बाहर आए थे और ना ही सुमायरा की कोई खबर।
ओमकार अपनी जगह से खड़ा होता है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काटने लग जाता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी। यूं ही सभी को इंतजार करते हुए 2 घंटे बीतने को आए थे कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगा बल्ब बंद होता है और वहां का दरवाज़ा खुलता है और वहां से एक डॉक्टर बाहर आते हैं और उनके बाहर आते ही सभी उन्हें घेर लेते हैं। ओमकार डॉक्टर के कंधे पकड़ते हुए कहता है, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है, अभी बोलिए ना कैसी है वो। डॉक्टर ओमकार से कहते हैं, देखिए आप खुद को संभालिए ज़रा, वो ठीक हैं। ये कहने के बाद डॉक्टर यश की तरफ देखते हैं और उन्हें ओमकार को संभालने को कहकर अपने साथ आने को कहते हैं, क्योंकि इस समय वहाँ मौजूद लोगों में से सबसे शांत वही दिख रहा था। हालांकि उसे समायरा की चिंता थी, पर उसे बाकियों को भी संभाले रखना था। यश ओमकार से कहता है, भाई आप ज़रा शांत हो जाइए, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ओमकार उससे कहता है, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। यश अपने डैड की तरफ देखता है और उसका इशारा पाते ही अध्यक्ष ओमकार के पास आते हैं और उससे कहते हैं, ओम संभालो खुद को। यश जा रहा है, वो अभी जाकर हम सबको बता देगा कि डॉक्टर ने आखिर क्या कहा है। कुछ देर शांत हो जाओ। ओमकार वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है और यश को जल्दी आने का कहता है और फिर से दरवाजे की तरफ देखने लग जाता है। यश वहां से सीधा डॉक्टर के कैबिन की तरफ चल देता है और दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही डॉक्टर सुशील उससे कहते हैं, देखिए मिस्टर रॉय, पेशेंट की हालत इस समय काफ़ी नाजुक है। उनके सिर के पिछले हिस्से पर बहुत ज़्यादा चोट आई है और अगर वो अगले 24 घंटे में होश में ना आए तो उनके लिए अच्छा होगा, वरना। ये कहते हुए डॉक्टर चुप कर जाते हैं और यश अपनी जगह पर सन सा रह जाता है और अविश्वास से उनकी तरफ देखते हुए कहता है, पर डॉक्टर अगर भाभी होश में आ गई तो सब ठीक होगा ना। डॉक्टर सुशील उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी बट हम उनके होश में आने तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी हालत ही कुछ ऐसी है कि अगर उन्हें होश ना आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं और अगर होश आ गया तो वो ठीक हो सकती हैं या फिर अपनी याददाश्त हमेशा के लिए गंवा सकती हैं या फिर उनकी जान भी। डॉक्टर ने इतना कहते ही देरी थी कि उनके कैबिन का दरवाज़ा झटके के साथ खुलता है और गुस्से में तमतमाता हुआ ओमकार उनके कैबिन में घुसता है और डॉक्टर को उनके कॉलर से पकड़ उठाते हुए कहता है, ऐसे कैसे समायरा को कुछ हो जाएगा। तुम डॉक्टर किस लिए बने अगर उसे बचा नहीं सकते, बोलो। ओमकार इस समय अपने रौद्र रूप में था और डॉक्टर सुशील के चेहरे पर उसे देखते हुए पसीना छलकाया था। वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देखिए मिस्टर रॉय, आप अपनी हद पार कर रहे हैं, मुझे छोड़िए वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा। ओमकार उसके कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, बोलो समायरा ठीक तो हो जाएगी ना। यश जल्दी से ओमकार के पास आता है और उसे पीछे खींचते हुए कहता है, भाई आप ये क्या कर रहे हो, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ना वो। ओमकार यश को एक और धक्का दे देता है और डॉक्टर की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहता है, अगर समायरा को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को जलाकर राख कर दूंगा। ये कहने के बाद ओमकार वहां से बाहर निकल जाता है और यश खुद को संभालते हुए डॉक्टर के पास आता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम रियली वेरी सॉरी डॉक्टर, वो भाई। डॉक्टर सुशील उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, इट्स ओके, मैं समझता हूँ। यश हाँ में सिर हिलाता है और एक बार और सॉरी कहने के बाद वहां से बाहर चला जाता है। सभी लोग समायरा को जिस कमरे में शिफ्ट किया गया था उसके बाहर ही बैठे थे और उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी समायरा के परिवार वाले वहां दौड़ते हुए आते हैं और उसके पापा तारुश सबसे पूछते हैं, कहाँ है समायरा, कैसी है वो। अध्यक्ष उनके पास आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और वो अंदर आराम कर रही है। तारुश परेशानी भरे स्वर में कहते हैं, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। अध्यक्ष अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहते हैं, अभी तक उसे होश नहीं आया है और डॉक्टर ने किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने से मना किया है, इसलिए हम सब भी बाहर ही इंतज़ार कर रहे हैं। तारुश हाँ में सिर हिलाते हैं और वो और समायरा की माँ वहीं खड़े हो जाते हैं और तभी तारुश की नज़र ओमकार पर जाती है, जो शून्य आंखों से उस कमरे की तरफ देखे जा रहा था और उसके कपड़ों पर लगा खून सूख चुका था और उसके चेहरे पर लगे खून के धब्बे भी सूख चुके थे।
तारुश धीमे कदमों से चलते हुए ओमकार के पास जाते हैं और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वो ठीक हो जाएगी। ओमकार अपना सिर उठाकर उनकी तरफ देखता है और नम आंखों से अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। समायरा को ऑपरेशन के बाद कमरे में शिफ्ट किए हुए लगभग 4 घंटे बीत चुके थे और अभी तक उसे होश नहीं आया था और बाहर बैठा उसका पूरा परिवार उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था और वहीं ओमकार भी अभी तक अपनी जगह पर ही बैठा था। तभी अलका जी उसके पास आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, ओम तू जाकर कपड़े बदल ले, मैंने यश से मंगवा लिए हैं। कब तक ऐसे ही खून लगे कपड़ों में बैठा रहेगा बेटा। ओमकार ना में सिर हिलाते हुए कहता है, बस एक बार समायरा को होश आ जाए फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कपड़े भी बदल लूंगा, पर जब तक वो होश में नहीं आती तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। अलका जी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तभी समायरा कब होश में आएगी उसका पता नहीं था, पर ओमकार था कि किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसका मन ऐसा हो रखा था जैसे अगर वो यहाँ से जाएगा तो समायरा को कुछ हो जाएगा। आखिर अलका जी हार मान उसके बगल में ही बैठ जाती हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। घड़ी रफ्तार से चलते हुए कब शाम के 5 बजा देती है पता ही नहीं चलता, पर ये 5 तक का इंतज़ार सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि समायरा अभी भी बेहोश थी। सबको ऐसा लग रहा था मानो समय रेत के भांति उनके हाथ से फिसलता जा रहा था क्योंकि डॉक्टर के दिए 24 घंटे बीतते जा रहे थे। सभी लोग सुबह से समायरा के कमरे के बाहर ऐसे ही बैठे हुए थे। तभी अध्यक्ष सुरेखा को अपने पास आने का इशारा करते हैं और धीरे से कहते हैं, मैं और तुम अभी घर चलते हैं और सबके लिए कुछ खाने को ले आते हैं। सभी यहाँ पर सुबह से हैं, किसी ने कुछ भी नहीं खाया होगा और घर पर नायरा भी चिंता कर रही होगी। सुरेखा हाँ में सिर हिलाती है और फिर वो दोनों अलका जी को बताकर वहाँ से रॉय मैंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों रॉय मैंशन पहुंच जाते हैं और सुरेखा सबके लिए खाने का इंतज़ाम करने लगती है और नायरा उसकी मदद करने लगती है। और अध्यप फ्रेश होकर जब नीचे आते हैं तो उन्हें मोना का ध्यान आता है, तो वो नायरा से कहते हैं, वैसे वो लड़की कहाँ पर है। नायरा समझ जाती है कि वो मोना के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो उदास स्वर में कहती है, वो नीचे आई थी तो मैंने बता दिया कि भाभी के साथ क्या हुआ है, तब से वो अपने कमरे में ही है और एक बार भी नीचे नहीं आई। अध्यप हाँ में सिर हिलाते हैं और सुरेखा के साथ नाश्ता लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और इस सब में किसी का भी ध्यान रूही की तरफ नहीं जाता।